Hello everyone, I'm back with another video lecture and today we're going to discuss the combined patterns of motion and the other topic we are going to discuss the self-assisted range of motion. मेजरली हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हमारे पास ये होता क्या है, ठीक है। कंबाइंड मूवमेंट की जब हम बात करते हैं हमारे पास ये कंबाइंड पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक इफ़ेक्टिव और बहुत एफिशिएंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं जो हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ सिंगल प्लेन की बजाय आप डिफरेंट डायगोनल प्लेन्स में डिफरेंट ऑब्लिक मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो ताकि आपके पास एवरीडे एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तो पेशेंट के खाने की जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए स्पेसिफिक जो है हम पैटर्न क्रिएट करेंगे ताकि वो उसको जल्दी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये थोड़ी सी मिमिक करती हैं, मिलती जुलती होती है वो फंक्शनल एवरीडे मूवमेंट से, ठीक है। रोज़ाना की जो डेली मूवमेंट्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मिमिक कर रही होती है। फॉर एग्जांपल रिस्ट फ्लेक्शन को कंबाइन करते हैं अंडर डेविएशन के साथ, इसी तरीके से शोल्डर की फ्लेक्शन को कंबाइन करते हैं एबडक्शन लेटर रोटेशन के साथ। ये बेसिकली पीएनएफ के पैटर्न होते हैं, मेजरली प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि डायगोनल और फंक्शनल मूवमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं और इसका मेजर प्रिंसिपल ही यही है कि आप स्पेसिफिकली आप कंबाइंड पैटर्न्स को यूज़ करके पेशेंट की जो एरियाज है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उसको इम्प्रूव कराते हो, ठीक है। सो पीएनएफ का जो पैटर्न है ना उसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जो हमारे पास आई थिंक तो चैप्टर 6 में डिस्कस की गई हैं, ठीक है। आपकी थेरा की बुक में चैप्टर 6 में या 5 में डिस्कस की गई है तो उसको लेटर ऑन हम देखेंगे। आफ्टर दैट पीएनएफ जो होती है वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ होती है किस चीज़ में, हर तरह की एक्सरसाइज में, चाहे वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन है या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। सारी एक्सरसाइजेस में पीएनएफ बहुत इफेक्टिवली यूज़ होती है और इन पैटर्न्स को याद करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायगोनल पैटर्न्स हम स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए करते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सके क्या, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। दैट मीन्स कि प्रोप्रियोसेप्शन को हम इम्प्रूव करते हैं न्यूरो स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के साथ मस्कुलर सिस्टम का इफेक्ट होता है तो उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अब ये पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक था स्मॉल सा तो मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो आज हमारा मेजर जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट में हम करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जितना ज़्यादा पेशेंट इन्वॉल्व होके अर्ली पेशेंट खुद मूवमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा दैट मीन्स कि इतनी अच्छी पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि पेशेंट के होम प्लान में बेसिकली होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम पैसिव और सॉरी सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को ऐड करते हैं, ठीक है। इवन इफ़ द केसेस ऑफ वीकनेस हो या पैरालिसिस हो पेशेंट को ये सिखा दिया जाता है कि आपने इफ़ेक्टिवली कैसे मूव करना है, ये इजीली सेफली कैसे मूव करना है आपने इस पार्ट को। अब क्या होता है मेन तरीके से सेफली परफॉर्म कर सके ना मेजरली ये सिखा दिया जाता है, ठीक है। अब सेल्फ असिस्टेड जैसे हमने एक्टिविटीज़ को बताया या रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स को बताया, सो मेजरली हमारे पास इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब आप समझो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आफ्टर सर्जरी और ट्रोमेटिक इंजरीज की, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन आप समझो कि लाइफ चेंजिंग रिहैबिलिटेशन होती है किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है। इट डजेंट इट डजेंट मीन दैट कि आप सिर्फ किसी के फ्रैक्चर हुआ है तो आप रिहैबिलिटेशन दो, ठीक है। रिहैबिलिटेशन पोस्ट सर्जिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है एनी ऑफ द केस, ठीक है। चाहे वो न्यूरो है, ऑर्थो है, कार्डियो है, बर्न है, बेसिकली आपके पास सारे केसेस पोस्ट सर्जिकली आपके पास, इवन इफ द पेशेंट हैज सम काइंड ऑफ basically kidney issues or other than that and patient is completely bedridden, तो मतलब आप ये देखो कि पेशेंट अगर बेड रिटन है या मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेड पे रहता है, बेशक वो ठीक चलता है पर वो नहीं सही प्रॉपर चल सकता, उन केसेस में भी हमारे पास रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इस चीज़ की अवेयरनेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरली आप क्या करते हैं कि मेजरली इस चीज़ों को
आप क्या करते हो? सिंपली इज़ दैट आप आफ्टर सर्जिकली या ट्रॉमेटिक इंजरी क्या करते हो कि आप हेल्प करते हो, प्रोटेक्ट करते हो हीलिंग टिश्यूज़ को, और स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है? सो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस और अदर थिंग्स लाइक पुलेस होते हैं, स्ट्रैप्स यूज़ होते हैं, बैंड बेसिकली बैंड्स यूज़ होते हैं, आप बेसिकली स्टिक्स यूज़ करते हो ताकि अनअफेक्टेड जो लिम्ब है ना वो इसको हेल्प कर सके कि इसमें असिस्ट करने में मूवमेंट को। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा किसी की इंजरी हुई हुई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल से आपको बहुत बात बताऊं तो हम ऑर्थोपेडिक का ही केस ले लेते हैं। ठीक है? और हमारे पास आपके पास बेसिकली टिबिया का फ्रैक्चर है। अब अगर टिबिया का फ्रैक्चर है तो आपको स्पेसिफिकली टिबिया के फ्रैक्चर को मूवमेंट को असिस्ट कराना है, लेकिन आपने पेशेंट को भी साथ साथ एक्सरसाइजेस गाइड करनी है कि वो किस तरीके से असिस्ट करके हेल्प आउट करके अपने आप की मूवमेंट या एक्सरसाइजेस करा सकता है इन द बेसिकली सेफ जोन, सेफ लिमिट्स। ठीक है? तो हम ये बेसिकली पेशेंट को सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपने अनअफेक्टेड लिम्ब को यूज़ करके अफेक्टेड लिम्ब में यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर हाथ की बात की जाए या हैंड या आर्म किसी भी पोर्शन में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो दूसरा हाथ है वो प्रॉपरली यूज़ कर सको, और फिर उसके बेस पे आप क्या करते हो, सेल्फ असिस्टेड सिखाते हो। लेकिन लिम्स के लोअर लेग या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ये होता है कि आप दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हो एनी ऑफ द असिस्टेंस। ठीक है? अब हमारे पास सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन दोनों में यूज़ हो सकती है, चाहे वो एक्टिव असिस्टेड हो या पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो, दोनों को गोल्स को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए, और आपने स्टार्टिंग से ही फॉर एग्जांपल इफ़ नॉट फ्रॉम द डे वन, आप 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट करवा दो। ठीक है? मैक्स, क्योंकि समटाइम्स पहले दिन से आपके पास पेशेंट कंडीशन ऐसी नहीं होती, पेशेंट की टॉलरेंस पर डिपेंड करता है, और आपको ये पता चल जाता है जब आप पहली बार एक्सरसाइज कराते हो। तो आप पहले नहीं तो दूसरे तीसरे सेशन से ज़रूर इसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में ऐड करवाते हो। ठीक है? अब हमारे पास रेंज ऑफ मोशन की कुछ टेक्निक्स हैं जिन चीज़ों को हमने अभी बात की ना कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है? सो अगर फॉर्म्स हम यूज़ करें तो मैनुअली आप एज अ थेरापिस्ट, जैसे हमने पहले भी बात की थी, पैसिव देते हो, तो मैनुअली पेशेंट कैसे देगा सेल्फ असिस्टेड कि अपनी हेल्प के थ्रू अपने दूसरे हाथ से, ठीक है, या अपने हाथ से अपनी लेग को इस तरह से असिस्टेंस देके रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इक्विपमेंट्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, फिंगर लैडर हो गए, वॉल क्लाइंबिंग होगी, बॉल रोलिंग होगी, पुलेस हो गए, स्केट बोर्ड्स हो गए, बाउंडर बोर्ड्स हो गए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। लाइक रेसिप्रोकल एक्सरसाइज डिवाइसेस भी होती हैं, बैंड हो गया, टी बार्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना हम यूज़ करते हैं। अब मेजर आपके पास गाइडलाइंस होती है ना सेल्फ असिस्टेड के लिए, आपने पेशेंट को क्या देनी है कि आपने पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करना है कि हमारे पास मोशन की वैल्यू क्या है। ठीक है? उसको पता हो ताकि वो घर में प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। आफ्टर दैट आपने उसको बताना है कि करेक्ट बॉडी की अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, कि किसी फर्दर इंजरी या फ्रैक्चर से बचने के लिए हम देते हैं कि आप करेक्ट अलाइनमेंट के साथ करेक्ट मूवमेंट को परफॉर्म करो। ठीक है? फिर उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करो, पेशेंट की परफॉर्मेंस को, उसके करेक्ट मोशंस को। ठीक है? सिंपल इज़ दैट कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास आप पेशेंट की अ, उसको बताओ कि अगर तो आपके पास पेशेंट की कंडीशन किसी भी तरह से ख़राब होती है, या कोई पेन या कोई इंजरी आपको लगता है बार दोबारा से शुरू हो गई किसी जगह पे पेन, तो आपने अनसेफ मोशंस को रोक देना है या उन एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना होता है जहाँ पे आपको लगता है। आफ्टर दैट कि आपने प्रॉपरली पेशेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो इतनी प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, आपने करवा के वहाँ पे चेक करना है प्रॉपरली कि पेशेंट के जिस तरह से आपने उसको गाइड किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या वो उस तरीके से कर रहा है। ठीक है? आफ्टर दैट जो इक्विपमेंट यूज़ करो, पता हो कि उसके सारे हैज़र्ड्स एलिमिनेट करके, दैट मीन्स उसके कोई भी डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं तो उसको एलिमिनेट करके फिर अप्लाई करो। ठीक है? ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इक्विपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? आगे फिर हमारे पास आ जाते हैं कि आप क्लियर गाइडलाइंस बताओगे कितनी रेपिटेशंस करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं। एक प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताओ कि 10 रेपिटेशन 2 सेट्स के साथ करनी है, 10 रेपिटेशन 3 सेट्स के साथ करनी है, 10 रेपिटेशन 4 सेट्स के साथ करनी है, कितने टाइम में करनी है, कितने दिन में कितनी बार करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। ठीक है?
अब क्या करना है, रिव्यू करना एक्सरसाइज को एट द फॉलो अप सेशन, फिर मॉडिफाई करो अगर कोई रिक्वायरमेंट है, पेशेंट किस तरह से परफॉर्म करे ये देखो। अगर से कोई भी कंपनसेटरी पैटर्न यूज हो रहा है, दैट मीन्स कंपनसेटरी पैटर्न का मतलब होता है कि पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हो